Hello students, welcome to Dakshina classroom. In this particular lecture, we will first discuss about addition, subtraction, that is operations on polynomials. ठीक है, लास्ट में हमारा जो मेन पार्ट है वो है डिवीजन का, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मैक्सिमम को आता ही आता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स. ठीक है, ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स. तो ऑपरेशंस का मतलब आप समझते ही हैं, ऑपरेशंस में क्या क्या होता है. एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन होता है ना, और इसी तरीके से आपका कुछ डिवीजन भी होता है ना. तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे आपके ऑपरेशंस हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की. तो एडिशन दो पॉलिनोमियल्स का कैसे हो सकता है. ठीक है, तो एडिशन दो पॉलिनोमियल्स का हम कैसे करते हैं, दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल्स का कैसे करते हैं. जो सेम पावर्स होती हैं उनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं. यही रहता है एडिशन करने का मतलब. क्या है, जो सेम पावर्स हैं उनको आप आपस में ऐड वगैरह कर लेते हो, सेम पावर्स के कोफिशिएंट्स को. तो एडिशन के केस में जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल px गिवन है 4x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 6. ठीक है, और कोई qx गिवन है, एक दूसरा पॉलिनोमियल जो कि है हमारा, मान लीजिए कि 5x⁴ माइनस 7x² प्लस 5. ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, px प्लस qx की अगर हम बात करने गए तो px प्लस qx में आपके पास टर्म क्या बनेगी. तो अब देखो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 5x⁴ है. क्या वो इधर कोई x⁴ की टर्म है, नहीं है. तो हमने यही कहा था ना कि जो हमारे पास सेम पावर्स वाले कोफिशिएंट्स होते हैं उनको ऐड किया जा सकता है ना. तो यहाँ पे आपका 5x⁴ एज इट इज रह जाएगा. ठीक, नेक्स्ट आप देख सकते हो कि x³ की टर्म, तो x³ की टर्म सिर्फ और सिर्फ p में है, q में है ही नहीं, तो उसको एज इट इज रखना पड़ेगा. तो अभी तक तो कोई एडिशन हुआ ही नहीं, तरीके से कह सकते हैं आप, है ना. तो एडिशन तो हो ही रहा है क्योंकि दोनों के टर्म्स क्लब हुए, बट कुछ क्लबिंग नहीं हो पाई. लेकिन x² की जब हम बात करने जाएंगे तो x² हमें यहाँ पे -3 और यहाँ पे भी प्रेजेंट है -7, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा और हमारे पास ये -10x² जनरेट होगा. x की टर्म्स सिर्फ p में है, q में नहीं है, तो उसको एज इट इज रहने दिया. ठीक है, और ये -6 और 5 ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स मिलकर के -1, तो ये px प्लस qx हो गया. ऐसे बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं. ठीक है ना, मतलब ऐसा जरूरी तो है नहीं कि सिर्फ दो ही पॉलिनोमियल्स का एडिशन किया जाए, उसमें भी कुछ और भी एक्स्ट्रा एडिशन किया जा सकता है. तो मतलब कितना भी आप एडिशन करते जाइए, आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपके पास जो टर्म्स लिखी हुई हैं उनमें जो पावर्स हैं उनका एडिशन तभी, मतलब पावर्स जो है सेम पावर्स वाली जो टर्म है, ठीक है, उनके कोफिशिएंट्स, उनका एडिशन या फिर उनकी क्लबिंग पॉसिबल है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास fx मतलब f1x दिया जाता है आपको x² माइनस 2x, f2x आपको दिया जाता है x³ माइनस 7. ठीक है, और f3x आपको दिया जाता है x मान लो कि x³ माइनस 5x, है ना. और एक और दे दिया गया, मान लीजिए आपको f4x जहां पे -x² प्लस 2x प्लस 2 ये दिया हुआ. आप चारों का एडिशन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है. चारों का एडिशन अगर आप करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले तो आप देखो सबसे बड़ी पावर x³ कहां प्रेजेंट है, यहाँ और यहाँ, ऐड हो जाएंगी, मतलब 2x³ हो जाएगा सिंपली. फिर x² की बात करें, कहां है, यहाँ पे और यहाँ पे क्लब होंगे. यहाँ लेकिन +1 है और यहाँ पे -1 है, कट गया ना, x² और -x² कट गए. ठीक है, तो x² की टर्म खत्म हो गई. x की टर्म्स की बात करें, -2x माइनस 5x माइनस 7x हो गई. -7 और +2 कांस्टेंट टर्म्स आपकी मिलकर के -5 हो गई. तो ये सिंपल सा एडिशन था, है ना. अब एडिशन के तरीके से ही सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है. ठीक है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन की बात करें तो क्लबिंग केवल उन्हीं की हो सकती है जब पावर्स सेम है. तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझसे कोई कहे कि px माइनस qx कितना आएगा, तो लिख सकते हैं कि px माइनस qx की वैल्यू कितनी आने वाली है, लिख सकते हैं क्या पहले वाले एग्जांपल से. भाई
हमारे पास जो सेम पावर्स वाले टर्म्स रहेंगे उनको हम आपस में क्लब करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसा भी क्वेश्चन में कहा जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी टर्म्स नहीं प्रेजेंट है तो ऐसे चलता रहेगा। जैसे px में से आप qx को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या 4x क्यूब में से ये कुछ x क्यूब की टर्म तो है नहीं सब्ट्रैक्ट करने को, तो 4x क्यूब में से नीचे कुछ सब्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हैं तो इसको ऐसे कह लो कि 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, और इसमें से आपने क्या करना है, आपने qx को सब्ट्रैक्ट करना है। तो qx का मतलब क्या हो गया, माइनस और qx लिख दो, तो 5x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो आपके पास px माइनस qx ये कितना आ जाएगा, देखिए अब आप देखो सिंपल सा आप लिख सकते हो, माइनस 5x की पावर 4 आ जाएगा, x क्यूब सिर्फ 4x क्यूब ही है, x स्क्वायर की बात करें तो माइनस 3 और माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गए, तो ये 4x स्क्वायर पॉजिटिव का आ गया, यहाँ से 7x है, इधर कोई x है नहीं तो प्लस 7x ही रहेगा, और माइनस 6 और यहाँ से माइनस 5 मिलकर के माइनस 11। तो बस इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क है नहीं, बस वही चीज है कि जो सेम पावर्स वाली टर्म होंगी उन्हीं की क्लबिंग पॉसिबल है। ठीक है, ओके। थर्ड आपके पास आ जाता है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन अगर आप करना चाहें, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ठीक है, स्केलर मतलब कोई तरीके से कांस्टेंट है, किसी स्केलर क्वांटिटी मतलब कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो बस सिंपल सी बात, जैसे मान लीजिए कि px है तो आप हर टर्म को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे अगर आप कहते हो कि आपको लिखना है माइनस 2px, ठीक है, तो माइनस 2px कहने का मतलब क्या होगा, आप माइनस 2 से इसके हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, तो क्या आएगा, माइनस 2 और 4 माइनस 8, माइनस 2 माइनस 3 प्लस 6x स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 7 माइनस 14x, माइनस 2 माइनस 6 मिलकर के प्लस 12। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर इस तरीके से आप कर सकते हो। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली चीज क्या बन जाएगी, 0 के बराबर बन जाएगी। आप चाहो तो 1/3 से भी कर सकते थे मल्टीप्लाई, 1/3 px इससे भी कर सकते हैं। इसमें क्या आएगा, 1/3 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, तो ये बन जाएगा आपका सिंपली 4/3 x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 7/3 x माइनस 2। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर मतलब 3 और 6 से 2 आ गया, 3 और 3 से 1 आ गया। ठीक है, तो सिंपल से कांस्टेंट से हमने हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अपन डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स एंड देन वी विल गो टू द मेन पार्ट दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन अपना है जहां पे हम दो पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट भी अपना एक पॉलिनोमियल ही था, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमारा कैसा है, दो पॉलिनोमियल्स मतलब प्रॉपर x की टर्म है और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए आप अगर 5x क्यूब को, ठीक है, 7x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट्स को अलग मल्टीप्लाई करोगे और जो x वाली टर्म्स है उनको अलग, तो 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन अलग जाएगा 35, है ना, और यहाँ पे जो x की पावर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन अलग जाएगा, तो x क्यूब और x की पावर 4 का मल्टीप्लिकेशन होकर के क्या हो जाएगा, x की पावर 7, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, पावर्स ऐड अप होती है ना, तो मल्टीप्लिकेशन आपका कितना आ गया 35 से x की पावर 7। अगर एक माइनस साइन दिया है, सपोज मान लो माइनस 3x की पावर 4 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 8x की पावर 5 से, तो क्या करेंगे, पहले आप कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस 3 और 8 को आपने मान लीजिए मल्टीप्लाई किया, आपको क्या मिलेगा, माइनस 24, और x की पावर 4 और x की पावर 5 को आपने मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा, x की पावर 9। तो इस थॉट के साथ हम दो पॉलिनोमियल्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए आप, अगर मान लीजिए आपके पास टर्म्स में लेता हूं एक 4x क्यूब और माइनस 7x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। इसको मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x, मान लीजिए इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म बाय टर्म हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका 4x क्यूब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, तो 4 इंटू 2, समझिए बात को कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4x क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4x क्यूब इंटू 2x स्क्वायर, है ना। 4x क्यूब फिर आपका 3x से भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 4x क्यूब इंटू 3x बनेगा। चलिए 4x क्यूब खत्म, अब 7x स्क्वायर पे आते हैं, माइनस 7x स्क्वायर इनफैक्ट, तो वो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां बन जाएगा आपका माइनस 7x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 7x स्क्वायर इस माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, 7x स्क्वायर इंटू 3x ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही 6x और ये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 6x इंटू 3x, ठीक है, 6x खत्म। अब माइनस 5 को पकड़ते हैं, माइनस 5 और इंटू 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गए, बाकी 50 मतलब 5 इंटू 3x, है ना। ऐसा हमने लिख दिया। अब फिर से अब तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करना है ना, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन किनका होता है, जो हमारे पास सिमिलर पावर वाली टर्म्स होती हैं उनको क्लब किया जा सकता है, बाकी को हम एज इट इज रख देते हैं। तो आपके पास टर्म क्या आएगी, 4x क्यूब इंटू 2x स्क्वायर, मतलब सबसे पहली टर्म आपकी कितनी है, 8x की पावर 5 है ना, 4 और 2 अलग, x क्यूब और x स्क्वायर अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर आपके पास क्या है, 4x क्यूब और 3x, तो 4 इंटू 3 12 हो गया, बाकी x क्यूब और x मिल करके x की पावर 4 बना लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 7 और 2, यहाँ 14x की पावर 4 जनरेट हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आप 21x क्यूब जनरेट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 12x क्यूब जनरेट हो गया, है ना, माइनस 18x स्क्वायर जनरेट हो गया, माइनस 10x स्क्वायर, और सबसे लास्ट में आपके पास 15x जनरेट हो गया, है ना। अब सेम टाइप की टर्म्स को क्लब कर लें, सेम पावर्स वाली, तो x की पावर 5 की सिर्फ एक टर्म है, वो है 8x की पावर 5, तो उसको लिख लिया आपने 8x की पावर 5, ठीक है। x की पावर 4 में कौन कौन है, तो ये और ये क्लब कर ले, तो माइनस 12 यहां से माइनस 14 यहां से मिलकर के कितने हो गए, माइनस 26, तो यहां बन गया माइनस 26x की पावर 4, ठीक है। फिर ये दोनों मिल गए, कितना आ गया, 21 और 12 मिलकर के 33x क्यूब, ये दोनों 18 और 10 निगेटिव है दोनों, माइनस 28 हो जाएंगे, माइनस 28x स्क्वायर, और लास्ट में आपके पास 15x की, x में सिर्फ एक सिंगल टर्म ही थी। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया इन दो पॉलिनोमियल्स का। ऐसा भी हो सकता है कि अब इसमें एक और पॉलिनोमियल दे दिया जाए कि उससे भी मल्टीप्लाई करो, तो करना ही है, हमें पहले दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर एक पॉलिनोमियल जो जनरेट हुआ उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इसी को मैं आगे प्रोसीड करता हूं, 8x की पावर 5, ठीक है, माइनस 26x की पावर 4 प्लस 33x क्यूब, ठीक है, माइनस 28x स्क्वायर प्लस 15x, ये आपका पॉलिनोमियल था। अब मान लीजिए इसी पे कह दिया जाए कि हमें भाई x का एक और मान लो x माइनस 7 से और मल्टीप्लाई करना है, मान लेता हूं मैं यहाँ पे x माइनस 7 और दे दिया है, भाई ये तो इसका आंसर है, इतने पार्ट का आंसर। फिर मैंने कहा कि आगे मैं x माइनस 7 से भी मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, तो कल इसको जैसे इधर मल्टीप्लाई किया है वैसे इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगी टर्म, 8x की पावर 5 को पकड़ा, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो 8x की पावर 5 इंटू x, 8x की पावर 5 इंटू माइनस 7, फिर माइनस 26x की पावर 4 और यहां से x, ठीक। फिर इसको पकड़ा माइनस 7 के साथ, ठीक है, छूटे ना कोई टर्म, माइनस है माइनस है मिलके प्लस हो जाएंगे, 26x की पावर 4 इंटू 7, 26 का काम खत्म। अब आगे बढ़ो, 33 पॉजिटिव है ना, इसको मल्टीप्लाई करो दोनों से,
तो 33x³ इंटू x, ठीक है, और ये -7 है तो इसको भी लिख लेते हैं 33x³ इंटू 7, ठीक है। फिर 33 का काम खत्म, अब 28 पे आते हैं, -28x², x से मल्टीप्लाई होगा, फिर -28x², इस -7 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए 15x पॉजिटिव का है, इस x से मल्टीप्लाई होगा, 15x इंटू x, फिर 15x इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव हो जाएगा, -15 इंटू 7 मतलब 105x। क्लब कर लें अब, तो ये टर्म क्या लिखी हुई है, 8x⁶, है ना। दूसरी टर्म 8 और 7 मल्टीप्लाई हो गए 56, x⁵ आपका एज इट इज रह जाएगा। फिर यहां से -26 x⁵ हो जाएगा, फिर यहाँ पे 26 और 7 मिलके 182 हो गए, मल्टीप्लिकेशन करना है, x⁴ और जनरेट हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 33x⁴ और आ गया, ठीक है, माइनस यहां से कितना हो गया 231x³ -28x³ प्लस 196x², इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 28 और 7 का, प्लस 15x² और -105x। तो फाइनली आपके पास क्लब करके क्या बनेगा, देखिए x⁵ का सिर्फ एक ही टर्म है, मतलब 8x⁵ है ना। x⁵ यहां है, यहां है, दोनों को क्लब कर दिया, 56 और 26 दोनों नेगेटिव है, 82 हो जाएंगे। x⁴ में 182 और 33 इनको भी ऐड कर लिया हमने, 215 हो जाएगा x⁴, है ना। फिर x³ की ये दो टर्म्स हैं, इनको भी क्लब कर लिया हमने, -259x³, 196x² और 15x², फिर से क्लब हो जाएंगे 211x², है ना, और माइनस का 105x। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो आई गेस कि अब तक आपको मल्टीप्लिकेशन दो पॉलिनोमियल्स का कैसे करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है और फाइनली हम मल्टीप्लाई करके उसी के हिसाब से हम यहाँ तक भी पहुंच गए हैं। तो अगर आपको बस मल्टीप्लिकेशन में ध्यान क्या रखना है कि आप सारे टर्म्स का यूज करो, जैसे 8x⁵ है तो उसको x के साथ भी और -7 के साथ भी दोनों से मल्टीप्लाई करें। ऐसा ना हो कि कोई टर्म छूट जाए, कई बार मिस्टेक सिर्फ इसी वजह से हो जाती है कि हमने 33x³ उठाया, x से मल्टीप्लाई किया, 7 से करना भूल गए। तो ऐसी चीजें छूटे ना, बस इसका ध्यान रखेंगे तो आपसे मल्टीप्लिकेशन इजीली हो सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं डिवीजन की। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिवीजन के बारे में, ठीक है। तो डिवीजन कह लीजिए और उसी को हमने बना दिया है उसके स्टेप्स के साथ में डिवीजन एल्गोरिदम, है ना। ऐसा कुछ खास अलग से एल्गोरिदम जैसा नहीं है, बट वही स्टेप वाइज प्रोसेस है, इसलिए इसको एल्गोरिदम बोलते हैं हम। तो डिवीजन एल्गोरिदम की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या चीज है, सबसे पहली चीज आपको समझ में आती है कि डिवीजन एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को अगर हमें करना है, ठीक है, तो बिल्कुल जैसे बात पहले होती थी ना, सिंपल नंबर्स का डिवीजन करते थे हम। तो डिवीजन जब नंबर्स का करते थे तो हम क्या कहते थे कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर डिवाइड होगा, ठीक है, बड़े नंबर से छोटा नंबर डिवाइड नहीं होगा, यही कहते थे ना बचपन में। बिल्कुल तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी कम डिग्री वाला पॉलिनोमियल ज्यादा डिग्री वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, ठीक है। डिवीजन हम कर सकते हैं, मतलब जो आपका डिवाइजर है उसकी डिग्री मतलब जो डिविडेंड है उसकी डिग्री के कंपैरिजन में बराबर या फिर उससे कम होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, डिवाइजर की डिग्री डिविडेंड की डिग्री से कम या फिर बराबर होनी चाहिए। डिवाइजर की डिग्री डिविडेंड की डिग्री से कम या फिर बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यही हो गई, पहला स्टेटमेंट कि डिग्री ऑफ डिवाइजर शुड बी लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड, ठीक है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड। सही है इतना डिवीजन एल्गोरिथम में, ठीक है। डिवाइजर की डिग्री आपकी हमेशा डिविडेंड की डिग्री से कम या फिर बराबर होनी चाहिए। फिर इसके साथ ही हम और क्या बोल सकते हैं
एक और स्टेटमेंट हम इसके साथ में बोल सकते हैं, वही वो भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ पे भी वही चीज कि डिविडेंड जो है आपका, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर है ना, इनटू कोशेंट और प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड को अगर मैं यहां पे gx बोल दूं, डिवाइजर अगर मेरा px है, तो कोशेंट को मैंने qx बोल दिया और प्लस ये रहा आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम यही सजेस्ट करता है gx इज इक्वल टू px इंटू qx प्लस रिमाइंडर इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, हो सकता है रिमाइंडर कभी 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम यही है। ये दो चीजें, सबसे पहले हमें डिवाइड कर सकते हैं हम कब तक, जब तक कि आपका डिविडेंड की डिग्री ज्यादा है या फिर बराबर है इन कंपैरिजन टू डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है, अब जैसे अगर कोई कहता है कि मैं थर्ड डिग्री का डिवाइजर ले लूं और फर्स्ट डिग्री का डिविडेंड, तो वहां पे डिवीजन का कोई मतलब नहीं है, वहां पे डिवीजन नहीं पॉसिबल होगा, बल्कि हम सीधा कह देंगे कि यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, जो भी है ना वो हमारा रिमाइंडर है ना, जो भी बच रहा है हमारा वो क्या है, रिमाइंडर है। तो आप देखिए अपन क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो भी बच रहा है हमारे पास वो हमारा रिमाइंडर है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे हमने ये कहा कि x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई सम हायर डिग्री डिवाइजर, सपोज x स्क्वायर प्लस 3x, इसको हमने डिवाइड किया, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये रिमाइंडर है। ठीक है, क्योंकि ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स कि इस केस में हम बोलेंगे कि कोशेंट हमारा एक तरीके से क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और जब कोशेंट 0 आ गया तो जो डिविडेंड था वही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। भाई q आपका एक तरीके से 0 हो गया, तो p इंटू q आपका 0, बाकी बचा आपका जो डिविडेंड था वही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो इन दिस केस वी विल टेल कि रिमाइंडर क्या है आपका, x प्लस 3 के बराबर। ठीक है, अब यहीं पे कभी मान लीजिए कि आपका रिमाइंडर की वैल्यू आपने डिवाइड किया, कुछ कोशेंट आया और रिमाइंडर की वैल्यू अगर आपकी 0 आ जाती है, ठीक है, अब डिवाइड कैसे करना है वो आगे देखेंगे, बट इन केस आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब हम क्या बोलेंगे कि जैसे हम भाई 7 से 63 डिवाइड होता है, तो अपन बोल देते हैं ना कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए 7 जो है 63 का एक फैक्टर है, बोल देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी कि अगर आपने मान लीजिए gx को px से डिवाइड किया, gx को डिवाइजर px से डिवाइड किया और रिमाइंडर आपका 0 निकल करके आ गया, तो हम बोलेंगे कि दिस डिवाइजर दैट इज px इज फैक्टर ऑफ gx। तो अपन क्या बोल देंगे कि इफ रिमाइंडर इज 0, ठीक है, इट मीन्स कि डिवाइजर, मैं इसी को लिख देता हूं सीधा, px इज फैक्टर ऑफ gx। ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आ जाता है तो px आपका gx का एक फैक्टर है। और उसके बाद एक और चीज अपन यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए जब आप डिवाइड करोगे ना, जैसे x की पावर 4 को अगर आप x की पावर 2 से डिवाइड करते हो या फिर x की पावर 3 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आप बताओ क्या आएगा यहाँ पे आएगा आपका x बचेगा। तो जो डिवाइजन, भाई यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है क्योंकि आप एक हायर डिग्री वाली टर्म को एक लोअर डिग्री वाली टर्म से डिवाइड कर रहे हो, आपका डिवाइजर डिविडेंड के कंपैरिजन में लोअर डिग्री का है, विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसलिए डिवीजन पॉसिबल है, और हम देख सकते हैं कि कितना आएगा, x की पावर 1 आएगा। तो आप देखो फोर्थ डिग्री की पॉलिनोमियल को आपने थर्ड डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आया आपका, फर्स्ट डिग्री का आया। इस बेसिस पे इसी तरीके से आपके बाकी भी डिवीजन्स होंगे, और आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास कोशेंट का, ठीक है, डिग्री ऑफ कोशेंट मतलब qx, ठीक है, ये जो होगी आपकी, ये किसके बराबर होगी, ये आपकी डिविडेंड की डिग्री और डिवाइजर की डिग्री के डिफरेंस के बराबर होगी, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ
डिविडेंड क्या था आपका gx, ठीक है, माइनस डिग्री ऑफ px, ठीक है। तो आपका जो कोशेंट होगा, ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कोशेंट की डिग्री होगी वो डिवाइजर की डिग्री और जो डिविडेंड की डिग्री है, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ डिवीजन करके। तो जैसे मान लीजिए इस पॉलिनोमियल से आपने इसको डिवाइड करना है, ठीक है, ये आपका डिविडेंड, ये आपका डिवाइजर। पहले तो पॉसिबल है क्योंकि इसकी डिग्री ज्यादा है, इसकी डिग्री कम है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। डिवीजन करना हम स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसको यहां से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। सिंगल देखना है सबसे पहले। x प्लस 2 है, इधर की हाईएस्ट पावर वाली टर्म और इधर की हाईएस्ट पावर वाली टर्म, दोनों का आपस में आप डिवीजन कर दो। क्या करना है? सबसे पहला स्टेप कि हाईएस्ट पावर वाली जो डिविडेंड की टर्म है और जो डिवाइजर की टर्म है उन दोनों का रेशियो ले लो या फिर उन दोनों का डिवीजन कर लो, ठीक है। तो x से 2x स्क्वायर, बस इतने पे फोकस करना है। तो x से 2x स्क्वायर को आप डिवाइड करोगे कितने टाइम्स जाएगा? 2x, है ना, भाई 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, ठीक है, सिंपल सी बात है। 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, इसकी बात कर रहे हैं तो एक 2x आएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या दिया कि यहां पे हमने 2x लिखा। अब जैसे 2x लिखा तो 2x सिर्फ x से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, ठीक है, लेकिन हमें प्रोसेस कैसे करना है? सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स पे फोकस करते हुए। तो 2x आपका x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको बना करके दे देगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये बना करके दे देगा। अब आपके पास डिफरेंस आएगा, भाई 2x और x प्लस 2 का आपने मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ पे अब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो। सबसे पहला स्टेप क्या था? जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स है उन दोनों का डिवीजन करना है। उसके अकॉर्डिंग हमने कहा बाकी सब भूल गए, x से 2x स्क्वायर को डिवाइड किया, 2x आया। 2x की वजह से बनेगा क्या? 2x स्क्वायर प्लस 4x। अगर ये कोशेंट है तो कोशेंट इनटू डिवाइजर क्या देगा आपको? 2x स्क्वायर प्लस 4x देगा। अब ये दोनों तो गए कट, यहां बचा क्या? माइनस x और प्लस 1 में से कुछ है नहीं सब्ट्रैक्ट करने को, तो प्लस 1 एज इट इज उतर गया। तो हमारे पास एक तरीके से कहें तो हमारा अब रिमाइंडर क्या आएगा? ये है, हो गया क्या ये रिमाइंडर? नहीं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो बच रहा है इसकी डिग्री और इसकी डिग्री, दोनों की डिग्री सेम है। तो जब तक डिग्री सेम है अभी भी डिवीजन पॉसिबल है। भाई जब यहाँ पे ऐसी क्वांटिटी आ जाए जो इससे डिविजिबल ही ना हो, मतलब इससे कम डिग्री की हो, तब तो डिवीजन रुक जाएगा। तो कब तक डिवीजन करते रहना है? जब तक यहाँ पे बची हुई जो टर्म है वो आपकी डिवाइजर की जो डिग्री है उससे कम ना हो जाए। तो अब यहाँ पे आप कैसे डिवीजन करोगे? तो फिर से आपको किस पे फोकस करना है? जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है माइनस एक्स, और यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है एक्स, दोनों को बस डिवाइड कर दो। तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कितना मिलेगा? -1। तो यहाँ पे हमने -1 लिख दिया। अब -1 आपका पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो पूरे से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा? -x देगा, -2 देगा, है ना। डिफरेंस लेंगे तो ये माइनस का प्लस हो गया, फिर माइनस का प्लस हो गया, ये कट गए और यहां बचा 3, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया कि 2x - 1 मेरा कोशेंट हो गया, 3 मेरा रिमाइंडर हो गया। अब इसको डिवाइड करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखा है जिसकी डिग्री कितनी है? 0, और डिवाइजर की डिग्री 1 है। तो डिवाइजर की डिग्री जब बड़ी हो गई तो हमारा डिवीजन रुक जाएगा और हम कह सकते हैं कि this dividend with 2x square plus 3x plus 1 can be written as x plus 2 into 2x minus 1 divisor into quotient और plus remainder, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास ये 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये भी क्वेश्चन ही है ना, 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेकिन उसके पहले अपन एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि 64 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं सो दैट की टर्म जो है ना वो 7 से डिवाइड हो जाए। आप क्या कहते हो? 64 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि 64 में से मैं कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट कर दूं। 64 तो डिविजिबल है नहीं 7 से, लेकिन 64 में से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूं जिससे कि मेरे पास टर्म जो है ना वो डिवाइड हो जाए 7 से। तो अपन क्या करते हैं? अपन ये बोलते हैं ना भाई जो रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो सेम तरीके से यहां पे भी अगर कोई ये कहे कि इस डिविडेंड में से हम क्या चीज सब्ट्रैक्ट कर दें
कि जो रिमेनिंग टर्म है वो इस डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो सिंपल सी बात है, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हटा दो, रिमाइंडर हट जाएगा तो टर्म आपकी डिविजिबल हो ही जानी है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से भी लैंग्वेज आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, खैर ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब आप ये दोनों क्वेश्चंस आप मुझसे ट्राई कीजिए। क्या कहा जा रहा है, टी स्क्वायर माइनस 3 को चेक करना है कि ये इसका एक फैक्टर है। तो टी स्क्वायर माइनस 3 अगर इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब टी स्क्वायर माइनस 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड करता हो। अभी हमने लिखा ना कि रिमाइंडर 0 आएगा तो वो फैक्टर बन जाएगा डिवाइजर। तो टी स्क्वायर माइनस 3 इसको डिवाइड करता है या नहीं, बस ये चेक कर लें। तो हमने डिवीजन करना शुरू किया। ठीक है, डिवीजन वाला मेथड, टी स्क्वायर माइनस 3 से हमने डिवीजन करना शुरू किया। हमारे पास क्या लिखा था, 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अब आप देखें पहले क्या होगा, सबसे पहला स्टेप, सबसे बड़ी बड़ी पावर्स को देखो। तो यहाँ टी स्क्वायर और यहाँ 2t की पावर 4 डिवीजन होगा, क्या आएगा, 2t की पावर 4 को टी स्क्वायर से काटोगे क्या बचेगा, 2t स्क्वायर। तो 2t स्क्वायर यहाँ आ गया। अब 2t स्क्वायर को आपने इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, क्या बचेगा, 2t रेज़ टू पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है, 2t स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, डिफरेंस ले, 2t की पावर 4 2t की पावर 4 कट गए, माइनस का यहाँ पे प्लस हो गया, लेकिन ये 3t क्यूब है, ध्यान रखें इन दोनों को मत ऐड कर देना। -2 और +6 ये ऐड होंगे और 3t क्यूब आपका एज इट इज बचा रहेगा, है ना। ठीक है, और बाकी यहां से -9t -12। नेक्स्ट स्टेप, अब फिर से 3t क्यूब और t स्क्वायर, बस दो टर्म्स है फोकस करने के लिए। तो हमने इसको डिवाइड किया t स्क्वायर से, कितना आएगा 3t, तो प्लस का 3t आ जाएगा, लिख दो इसको भी, कितना बनेगा 3t क्यूब माइनस 9t। अब डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस लोगे तो 3t क्यूब कट गए, 90 से कट गया, तो बाकी बचा आपके पास, अब देखो t स्क्वायर माइनस 3 इधर था, ठीक है, और इधर क्या बचा हुआ है एक तरीके से 4t स्क्वायर माइनस 12, यही बचा है ना। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब 4t स्क्वायर और इसका भी t स्क्वायर, अभी भी डिवीजन होगा ना, रुक तो नहीं जाएगा क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। कितनी बार जाएगा, 4t स्क्वायर और t स्क्वायर का रेशियो लिया आपने 4, तो +4 आपने और लिख दिया, जब 4 लिखोगे तो 4t स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, 4 आपका t स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 4t स्क्वायर और 4 इंटू 3, डिफरेंस कितना हो गया 0। जिसका मतलब ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है और ये रहा आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि करेक्ट है, ये फैक्टर होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मींस ये एक फैक्टर है। तो कैसे डिवीजन करना है, बस आपको ये समझना है। ठीक है, जो आपकी हाईएस्ट पावर्स वाली टर्म है ना, बस उन दोनों का रेशियो लेना है। डिविडेंड में से आप हाईएस्ट पावर उठा लो और जो डिवाइजर में हाईएस्ट पावर है उसको उठा लो, दोनों का रेशियो लेना है, वैसे ही डिवीजन आपको करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। क्या कहा जा रहा है कि fx से आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है क्यूबिक, और उसको हम किसी gx से डिवाइड कर रहे हैं। कोशेंट और रिमाइंडर हमारे पास x -2 और -2x + 4 है रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड gx, हमें डिवाइजर नहीं पता है, तो डिवाइजर फाइंड आउट करने का ट्राई कीजिए, सोचिए कैसे निकलेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जैसे अरिथमेटिक्स के क्वेश्चन करते हैं वैसे सोचेंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। कि अगर मान लीजिए कोई अरिथमेटिक्स के क्वेश्चन में आपको डिविडेंड दे दिया जाए, आपको कोशेंट दे दिया जाए, रिमाइंडर दे दिया जाए, तो डिवाइजर आप कैसे निकाल सकते हो, ये आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन आप सोचो एक बार इस चीज को। ठीक है, मैं सोल्यूशन के साथ प्रोसीड करता हूं। क्या कहा जा रहा है कि ये आपका डिवाइजर डिविडेंड है, तो fx जो है आपका डिविडेंड, उसको मैं डिवीजन एल्गोरिथम से लिख सकता हूं ना कि fx इज इक्वल टू डिवाइजर विच इज gx और इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर है -2x + 4, है ना। gx ही निकालना है ना, तो क्या इस स्टेटमेंट से gx निकाला जा सकता है, तो बिल्कुल हाँ।
fx आपको पता है, fx है आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2 प्लस माइनस 2x प्लस 4। अब इस माइनस 2x प्लस 4 को मैं इधर भेज देता हूं, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस x है, यहां से ये माइनस 2x इधर आके प्लस हो गया, तो प्लस 3x हो गया, और 2 यहाँ पे है, यहाँ प्लस 4 था, माइनस 4 उधर गया तो माइनस 2 हो गया, इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2, है ना। अब आप x माइनस 2 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आपका gx निकल जाएगा। तो आपको gx के लिए बेसिकली करना क्या है, gx के लिए आपको x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को x माइनस 2 से डिवाइड करना है, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x क्यूब पे फोकस करना है और x पे, बाकी किसी पे नहीं, ठीक है। तो x क्यूब और x का रेशियो कितना होगा, x स्क्वायर, तो यहां आपने लिख दिया x स्क्वायर। अब जब x स्क्वायर लिखा तो x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो x क्यूब बनाएगा माइनस 2x स्क्वायर बनाएगा, डिफरेंस ले लिया हमने, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये दोनों कट गए, यहाँ बचा आपके पास माइनस x स्क्वायर, और यहां से आपने उतार लिया x को और 2 को। अब किस पे फोकस करना है, इस पे और x पे, तो माइनस x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, माइनस x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे कितना आएगा, माइनस x आएगा ना, तो माइनस x यहाँ पे और लिख दिया, तो क्या बनेगा, माइनस x अब इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस x आपने मल्टीप्लाई किया माइनस x स्क्वायर और साथ में आपका 2x, है ना। डिफरेंस लेंगे तो यहाँ निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव, ये दोनों का इकट्ठ, यहाँ बचा माइनस x और प्लस 2। अब फिर से किस पे फोकस करना है, इस माइनस x और इस x पे, ठीक है। माइनस भाई अभी भी डिवीजन होगा ना, क्योंकि यहां बची हुई चीज की डिग्री इस वाली डिग्री के बराबर है, अभी कम नहीं हुई है। तो माइनस x को जब x काटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 1, भाई माइनस x डिवाइडेड बाई x कितना आएगा, माइनस 1, तो यहां आपने माइनस 1 रख दिया, तो माइनस 1 आपने रखा तो क्या बनेगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दे, माइनस x प्लस 2, सब कुछ कट गया। तो इसका मतलब gx जो मतलब आपका डिवाइजर था वो क्या था, इसके बराबर था, क्योंकि डिवाइजर की वैल्यू लिखी थी ना, दिस डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो यहां से आपका डिवाइजर निकल के आ गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम और उसके अलावा जो बाकी ऑपरेशंस थे इससे रिलेटेड हमारे ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम पे बहुत सारे सवाल अभी आपको करने को तो शायद नहीं मिलेंगे, ठीक है, बट कुछ इस तरीके के छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उनको एक बार देख लीजिएगा। आगे के लेक्चर्स में हम बात कर रहे होंगे फैक्टर थ्योरम, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ, थैंक यू ऑल।